दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया। उसका अगला चैप्टर है सुल्ताना, इंडियाज रॉबिन हुड। दोस्तों, जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे दूर दराज के गांव हैं, जहां कम्युनिकेशन के प्रॉपर जरिए नहीं हैं। बहुत सारी आबादी है जो भुखमरी की कगार पर जी रही है, और ऐसी कंडीशन में किसी का अपराध की ओर अग्रसर हो जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। और गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपराध पर हर जगह रोकथाम लगा सके। कहीं पर छोटे अपराध हैं और कहीं पर ऐसा है कि पूरा पूरा एक स्पेसिफिक एरिया अपराध में लिप्त है। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि वो विश्व युद्ध के बाद के टाइम पे जो वेलफेयर का काम चल रहा था उसमें बिजी थे, और उस दौरान उनका ऐसे इलाकों में आना जाना होता था जहां स्पेसिफिक एरिया अपराध से ग्रस्त था। कई जगह पर बंदी एक निश्चित जेल में नहीं रखे जाते थे, उनसे मिलना, उनसे बात करना संभव था, और जिम कॉर्बेट की अक्सर उनसे मजेदार बातें होती रहती थी। और उस स्पेसिफिक जगह पर रहने वाले लोगों को क्राइम से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री लैंड दी थी यमुना नदी के दूसरी तरफ, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। जमीन बड़ी उपजाऊ थी, गन्ना ही गन्ना होता था और बहुत सारी पैदावार, लेकिन अपराध थे कि अभी भी जारी थे। अब इसका दोष लोग लड़कियों को देते थे कि वो शादी ही उससे करती थी जो सक्सेसफुल लुटेरा था। और कई बार जो बुजुर्ग थे वो अपने से जूनियर्स को अपराध करना सिखाते थे। जो उस सेटलमेंट के बुजुर्गों ने नियम बनाए थे उसमें एक नियम यह था कि आदमी तो बाहर जा सकते थे, उस सेटलमेंट के बाहर लड़कियां या औरतें नहीं जा सकती थी। दूसरा, उनका रूल था कि जो भी अपराध करो अकेले करो। एक रूल यह था कि अपराध जहां हम लोग रहते हैं, जो ये सेटलमेंट है, इससे दूर करो। और तीसरा, हिंसा मत करो। अब उसके लिए क्या होता था, उस सेटलमेंट के लोग बॉम्बे, कलकत्ता जाके नौकरी करते थे अमीर घरानों में, और जब मौका मिलता था उनके घर में लूट कर लेते थे सोना, चांदी, जेवरात। और एक बार जब जिम कॉर्बेट वेलफेयर के पैसे बांट रहे थे तो एक आदमी के हाथ में कुछ आना या पैसा दिए, तो उनको बताया गया कि जिसके हाथ में अभी इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं दिहाड़ी के रूप में, ये 1 साल से गायब था, अभी अभी वापस लौटा है, और उसके पास एक हीरा था 30,000 रुपए का। अब जब ये लौटा था तो इसके सेटलमेंट के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने उस हीरे का वैल्यूएशन निकाला और बाद में उसको छुपा दिया गया। और जो उस सेटलमेंट की सबसे सुंदर लड़की थी उसने इस सफल लुटेरे से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। एक निश्चित तारीख तय की गई शादी के लिए। इसी तरीके के कुछ और लड़के थे उस सेटलमेंट के जो अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए एक नया तरीका खोज के लाए थे। वो था मोटर कार में ड्राइव करने का, और वो मोटर कार वो चुरा के लाए थे कलकत्ता से। हालांकि उस मोटर कार को चलाने के लिए उनको ड्राइविंग स्कूल के पैसे देने थे। इस सेटलमेंट के बहुत सारे लोग नाइट वॉचमैन की नौकरी भी करते थे, उनको 3 से 4 रुपए महीने के मिलते थे। इसी तरह की कई ट्राइब्स थी यूनाइटेड प्रोविंस। दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंस जो अंग्रेजों के जमाने में था वो आजकल का यूपी और उत्तराखंड। पहले पूरा यूपी था, उत्तर प्रदेश उस टाइम पे भी यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में उत्तराखंड अलग हो गया, ये पूरा एरिया था। तो उसमें कुछ ट्राइब्स थी। ट्राइब का नाम बुक में मेंशन्ड है, मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि किसी भी ट्राइब का नाम एज ए चोर डकैत लेना मुझे ठीक नहीं लगता। तो सुल्ताना उसी ट्राइब से बिलोंग करता था। सुल्ताना एक ऐसा डाकू था जिसे कि इंडिया का रॉबिन हुड बोला जाता था, जिसने 3 साल तक अंग्रेज सरकार की नाक में दम किया हुआ था। सुल्ताना नाम उसका क्यों रखा गया?
अगर इस बुक में आगे आएगा तो देखेंगे। लेकिन जो इस बुक के अलावा जो मुझे पता है, सुल्ताना मुस्लिम नहीं था, सुल्ताना हिंदू था और जनता उसको बहुत प्यार करती थी। सरकार उससे बहुत नफरत करती थी, अमीर वर्ग भी उससे नफरत करता था, गरीब लोग प्यार करते थे। और जो आगे इस बुक में जो आएगा तो देखेंगे। लेकिन जो मुझे पहले से पता है कि वो पहले एक चिट्ठी भेजता था अमीरों के पास कि इतने पैसे मुझे दे दो। अगर उतने पैसे दे दिए जाते थे तो वो उनपे उनके घर में डाका नहीं डालता था। अगर उतने पैसे ना दिए जाए तो वो निश्चित डेट बताता था कि इस डेट पर मैं डाका डालने आ रहा हूं। ये मुझे लोकल लोगों ने बताया है, बुक में देखेंगे क्या आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं। तो उस डेट पे जाके फिर वो लूट करता था और लूट करने के बाद में गरीबों में वो पैसा बांट देता था। जब सबसे पहले जिम कॉर्बेट को सुल्ताना के बारे में पता चला तो मालूम चला नया गांव के बारे में, जो कि तराई और भाभर इलाके का एक फेमस गांव था। ये गांव फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में था। एक एक इंच जमीन उपजाऊ थी और बहुत ही तरीके से खेत काटे गए थे। यहाँ के रहने वाले किसान या किराएदार किसान जो सरकार की जमीन पर खेती करते थे, बहुत ही अमीर थे, संपन्न थे। और जो सर हेनरी रामसे थे, जिनको कि किंग ऑफ कुमाऊं बोला जाता था, वो इनको पहाड़ से नीचे लेके आए थे, यहाँ पर बसाया था और बहुत खूब बसाया था। ये लोग बहुत ही संपन्न थे और उनको दुआएं देते थे। और उस वक्त मलेरिया को भाबर बुखार बोलते थे, यानी इस एरिया में ही जो भाबर था उसके नाम पर गिने चुने डॉक्टर थे, उन जिनके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी। लेकिन एरिया जो ऐसा था उसमें पूरी सुगमता से वो अपना दायित्व नहीं निभा पाते थे। नया गांव जंगल के बीचों बीच का गांव था, जिसमें पहली बार मलेरिया फैला, यानी कि भाबर बुखार। इलाज नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जंगल के अंदर था। एक के बाद एक लोग मरते गए, खेत खाली होते गए, गिने चुने लोग बच गए। तो उनको जब कॉर्बेट के गांव में बसा दिया गया तो नया गांव फिर से जंगल बन गया। कुछ सालों के बाद पंजाब के एक डॉक्टर ने नया गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की, वहां पर खेती चालू की। लेकिन उनकी बेटी, उनकी वाइफ और बाद में डॉक्टर खुद मलेरिया से मर गए और उसके बाद नया गांव फिर जंगल बन गया। और वो जमीन जिसको कि बड़ी ही मेहनत के साथ खेत बनाया गया था, जिसमें गन्ना उगता था, सरसों उगती थी, गेहूं उगता था, अब वहां उग रही थी लंबी लंबी ऊंची ऊंची घास। जब उपजाऊ जमीन पर घास उग रही थी तो कुछ ज्यादा ही उग रही थी और उसने अट्रैक्ट किया पास के गांव के पशुओं को। और जब अच्छी घास होगी, अच्छे जानवर आएंगे तो फिर शिकारी भी आएंगे। तो जो जिम कॉर्बेट का समर होम था नैनीताल में और जो विंटर होम था कालाडूंगी में, वहां पर खबर आई कि जो भाबर का इलाका है वहां पर एक तेंदुआ आ गया है और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने लगा है पशुओं के लिए, क्योंकि वहीं रहता है, वहीं शिकार करता है। अब वहां पर ऐसा कोई ऊंचा पेड़ नहीं था जिस पे कॉर्बेट बैठते और उस लेपर्ड का इंतजार करते। तो जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि या तो लेपर्ड को लेट इवनिंग में मारेंगे या अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग वो टाइम है जब वो अपना शिकार खाने के बाद जंगल की तरफ जाता है। लेट इवनिंग वो टाइम है जब वो जंगल से निकल के या तो शिकार खाने आता है या नया शिकार करने आता है। लेकिन इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए यह जरूरी था कि पहले यह पता लगाया जाए कि वो लेपर्ड का ठिकाना कहाँ है। और इसको पता लगाने के लिए कॉर्बेट और उनका डॉग रॉबिन निकल पड़े उस इलाके की तरफ। नया गांव जो कि अब उजाड़ हो चुका था, जंगल हो चुका था, लेकिन उसका नाम अभी भी था नया गांव। उत्तर की तरफ एक रोड जाती थी जिसका नाम था कांडी सड़क। पूर्व की दिशा में ओल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड थी और जब तक रेलवे नहीं आई थी तब तक यही रोड थी जो कि यूनाइटेड प्रोविंस को कुमाऊं के इंटीरियर से जोड़ती थी। अब दक्षिण से लेकर पश्चिम तक नया गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था और कांडी सड़क और ओल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड अब इस्तेमाल में नहीं आती थी
और दूसरे किसी रास्ते से नया गांव जाने की जगह जिम कॉर्बेट ने सोचा कि ये सड़क इस्तेमाल करके देखी जाए। अब इन रोड्स का जो जंक्शन होता था उस पर एक पुलिस गार्ड की पोस्टिंग की गई थी, डाकुओं से रक्षा करने के लिए। अब उस रास्ते पर जाते वक्त रॉबिन, जो कि इनके कुत्ते का नाम था, और जिम कॉर्बेट को एक फीमेल लेपर्ड के ट्रैक्स मिले। ये लेपर्ड जिम कॉर्बेट की भी जानी पहचानी थी, रॉबिन की भी, क्योंकि इनका जो गांव था उसके पास में लैंटाना की झाड़ियों में इसका काफी दिनों तक बसेरा था। उसने कभी भी इनके जानवरों को परेशान नहीं किया था, उल्टा बंदरों और सुअरों पे हमला करती थी, जिससे इनकी फसल की रखवाली होती थी। तो इन्होंने उसके पग मार्क्स को अवॉइड कर दिया और आगे बढ़ चले। अब ये जीटी रोड की तरफ चले, गरप्पू की तरफ। अब रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं था और जो जानवर रोड के ऊपर चले थे उनके पैरों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। अब इनके हाथ में बंदूक थी और रॉबिन को पता था कि अब ये चिड़िया के शिकार पर नहीं जा रहे हैं। रास्ते में जंगली मुर्गा मिला, लेकिन रॉबिन ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था आज का टारगेट ये नहीं है। लेकिन एक टाइग्रेस के पग मार्क्स मिले और 2 कब्स के। उन पर रॉबिन का पूरा ध्यान था। पगडंडी या ट्रैक के किनारे किनारे हल्की हल्की घास थी और उस पर कब्स ने लोट लगाई थी। रॉबिन ने पूरी ताकत लगाकर सूंघ कर चेक किया, जो टाइगर और उसके कब्स की गंध थी। टाइगर फैमिली उस रोड पर 1 मील की दूरी तक चली थी और उसके बाद घने जंगल में चली गई थी। अब वो जो रोड्स का जंक्शन था उससे 3 मील की दूरी पर और गरप्पू से 2 मील की दूरी पर एक गेम ट्रैक था, जो कि नया गांव की तरफ से आ रहा था, यानी एक पगडंडी टाइप की थी जिसपे लोग शिकार करने जाते थे। नया गांव की तरफ से आ रही थी और वहां पर मिले निशान एक मेल लेपर्ड के। अब इनको समझ में आ चुका था कि ये वही लेपर्ड है जिसकी तलाश में जिम कॉर्बेट और रॉबिन यहां पर आए हैं। ये लेपर्ड घास के मैदान की तरफ से आया था और रोड को क्रॉस करके गया था। और ये लेपर्ड इतना बड़ा था कि एक बड़ी गाय को मार सकता था, और इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि इतने बड़े साइज के 2 लेपर्ड एक ही इलाके में रहें, क्योंकि दोनों आपस में झगड़ा करते और एक जीतता, हारा हुआ इलाका छोड़ के चला जाता। रॉबिन उस जंगल में और आगे जाना चाहता था, लेकिन जिम कॉर्बेट ने उसे नहीं जाने दिया, क्योंकि लेपर्ड उसी साइड गया था। जंगल बहुत घना था और ये वही जंगल था जिसमें कुंवर सिंह और हर सिंह एक बार करीब करीब मरते मरते बचे थे। जिम कॉर्बेट के दिमाग में एक नई तरकीब चल रही थी, जिससे इनका लेपर्ड के साथ आमना सामना होता। तो ये वापस अपने घर की तरफ लौट गए, नाश्ता किया। लंच के बाद रॉबिन, जिम कॉर्बेट और उनकी बहन मैगी वापस चल पड़े गरप्पू की तरफ। पिछली रात को लेपर्ड ने जिम कॉर्बेट की कोई गाय नहीं मारी थी, लेकिन उसने कोई जंगली सुअर या डियर मारा होगा, जो कि जानवरों के आसपास ही चल रहा होगा। और अगर उसने नहीं मारा होगा कोई भी जानवर जिसके ऊपर वो वापस लौटे और जिम कॉर्बेट घात लगा के बैठे, तो भी पूरी पूरी संभावना थी कि अपने फेवरेट हंटिंग ग्राउंड में वो लेपर्ड आएगा जरूर। तो अब मैगी और जिम कॉर्बेट ने पोजीशन ले ली एक झाड़ी के पीछे, जहां से वो उस ग्रेजिंग ग्राउंड को देख सकते थे, और रॉबिन उन दोनों के बीच में लेटा हुआ था। जिस जगह सुबह वो लेपर्ड जंगल में गया था, जहां उसके पग मार्क मिले थे, उस जगह से करीब 100 गज की दूरी पर बैठे थे जिम कॉर्बेट और मैगी। करीब 1 घंटा हो गया था और ये चिड़ियों की आवाजें सुन रहे थे। तभी एक मोर जोर से आवाज करते हुए भागा उस पगडंडी, वो जो गेम पाथ था, उसकी तरफ। उसके थोड़ी देर बाद 10-11 स्पॉटेड डियर भी भागे। सारी चीजों ने पूरे जंगल को अलर्ट कर दिया कि लेपर्ड यहां पर है। 10 मिनट के बाद एक सिंगल स्पॉटेड डियर ने फिर से अलार्म कॉल की, और ये काफी नजदीक से की थी। लेपर्ड निकल पड़ा था अपने शिकार के लिए, और वो उसी तरफ बढ़ रहा था जहां छुप के बैठे थे जिम कॉर्बेट। और क्योंकि वो अपने आप को छुपा नहीं रहा था, इसका मतलब वो लेपर्ड शिकार पर नहीं जा रहा था, शिकार के पास जा रहा था, यानी जो पहले से मारा हुआ शिकार था उस पर जा रहा था। रॉबिन अपनी ठोड़ी
पैरों पर सटा के बैठा था। और जब उसने देखा कि जिम कॉर्बेट ने पोजीशन ले ली है, पैर उठा लिया है और बंदूक रख ली है अपने पैरों के ऊपर, तो रॉबिन करीब करीब कांप रहा था। और रॉबिन पूरी दुनिया में अगर किसी से डरता था तो वो लेपर्ड से। उसे लग रहा था कि ये चित्तीदार जानवर किसी भी झाड़ी में से अपना सिर निकालेगा और इसी तरफ आ जाएगा। अब वो जो मोर निकल के गया था, एक पेड़ के ऊपर बैठ गया था और वहां फल खा रहा था। अचानक से जोर से मोर ने आवाज की और वहां से उड़ा और एक पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया। अब जिम कॉर्बेट को लग रहा था किसी भी वक्त लेपर्ड आ सकता है। तभी इनकी निगाह पड़ी दूर से आती हुई एक मूवमेंट पर। ध्यान से देखा तो वो एक आदमी था। आदमी का अकेले इस तरह से आना, ये देखकर इनको आश्चर्य हुआ। अब जिस तरह से वो दौड़ता हुआ आदमी आ रहा था, इनके लेपर्ड के मारने के चांसेस खत्म होते जा रहे थे। लेकिन वो आदमी बहुत ही तनाव में था और लग रहा था कि उसे किसी मदद की जरूरत है। अब जब थोड़ा नजदीक आया तो जिम कॉर्बेट पहचान गए वो इनके पास के गांव वाला एक किराएदार था जो पशु चराता था। जब उस आदमी ने देखा जिम कॉर्बेट को तो इनकी तरफ आया और बोला, साहब दौड़ो, भागो यहां से, सुल्ताना के आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। जब जिम कॉर्बेट ने कहा कि आओ थोड़ी देर बैठो यहां पर, उसने अपने पैर मोड़े और बोला, देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है और अगर आप नहीं भागे तो आपको भी मार देंगे। और जब उसने पैर मोड़ के दिखाए तो पैरों में तलवार का चीरा लगा हुआ था और धूल से सने हुए पैरों से खून निकल के आ रहा था। जिम कॉर्बेट ने कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम बैठोगे नहीं तो फिर दौड़ने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अब जिम कॉर्बेट झाड़ियों से बाहर निकल के आए और झांकने गए। ना तो लेपर्ड दिखा, ना ही सुल्ताना डाकू, लेकिन अब अंधेरा हो चला था और ऐसी परिस्थिति में लेपर्ड को गोली नहीं मारी जा सकती थी। तो मैगी, जिम कॉर्बेट और डरा हुआ रॉबिन चल पड़े अपने घर काला डूंगी की तरफ। अब अगले दिन सुबह उस आदमी की कहानी जिम कॉर्बेट ने सुनी तो मालूम चला कि वो अपने पशु चरा रहा था गरुप्पू के पास। उसने गोली की आवाज सुनी। जो गांव का मुखिया था, उसका भतीजा चीतल के शिकार पर निकला था। अब वो इस इंतजार में था कि क्या पता ये गोली चीतल को लगी होगी कि नहीं, और शाम को थोड़ा हिस्सा कैटल स्टेशन में छोड़ दिया जाएगा सबके खाने के लिए। वो इसी उधेड़-बुन में था, झाड़ी के पीछे से सरसराहट हुई। मुड़ के देखा 5 आदमी खड़े थे। अब उन लोगों ने कहा, चुपचाप खड़े हो जाओ और हमें उस तरफ लेके चलो जिधर गोली चलाई गई है। और जब उस आदमी ने कहा कि वो सो रहा था, उसे यह मालूम नहीं चल पाया कि गोली किस तरफ चलाई गई है, तो उन लोगों ने कहा कि उन्हें कैटल स्टेशन तक लेके चलो, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि जो बंदूकधारी जिसने गोली चलाई है वो कैटल स्टेशन जरूर आएगा। अब वो जो आदमी थे उनके पास कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन जो उनका लीडर था उसके पास एक नंगी तलवार थी और उसने कहा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अब वो जो जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन आदमियों ने बताया कि वो सुल्ताना के आदमी हैं और सुल्ताना डाकू ने अपना डेरा पास में ही डाला हुआ है। जब बंदूक की आवाज सुनी थी तो सुल्ताना ने कहा था कि जाओ बंदूक छीन के लाओ, और उन लोगों ने कहा अगर जरा सा भी विरोध किया गया तो पूरे कैटल स्टेशन को जला के खाक कर देंगे। अब ये जो आदमी था अंदर से उधेड़-बुन में था, क्योंकि उसने सोचा कि जब कैटल स्टेशन ये लोग पहुंचेंगे तो उसके साथ ही विरोध करेंगे, और जब वो विरोध करेंगे तो ये लोग कैटल स्टेशन को जला देंगे। और अगर उन आदमियों ने विरोध नहीं किया, यानी कि कैटल स्टेशन के आदमियों ने विरोध नहीं किया, तो वो इस बात पे इससे नाराज हो जाएंगे कि वो डाकुओं को लेके कैटल स्टेशन पर आ गया और वो कभी उसे माफ नहीं करेंगे। अब जब वो इसी उधेड़-बुन में था, तभी एक चीतल डियर का स्टैग, यानी कि अकेला चीतल, जिसको कि शायद जंगली कुत्ते दौड़ा रहे थे, इनके पास से भागा। कि जब वो तलवारधारी उस चीतल को देखने में बिजी है, उसने एक तरफ छलांग लगा दी, और जब तक वो अपनी तलवार घुमाता इसका पैर घायल हो गया और ये उनकी पहुंच से दूर हो गया, और आगे जाके जीटी रोड पकड़ी और मिला जिम कॉर्बेट को। सुल्ताना एक क्रिमिनल ट्राइब का मेंबर था और इसे बंद किया गया था नजीबाबाद किले में। एक दिन सुल्ताना नजीबाबाद किले की मिट्टी की दीवारों को फांद के भाग गया।
सुल्ताना की पत्नी थी, एक छोटा बच्चा था और सुल्ताना ने अपने साथ कुछ सैकड़ों लोग जमा किए और बना लिया अपना गैंग। इस गैंग का मुख्य उद्देश्य था डकैती और वो तराई और भाबर के जंगलों में घूमता था। वो ईस्ट में गोंडा से लेके वेस्ट में सहारनपुर तक अपनी कार्रवाई करता था। कभी कभी वो पंजाब में भी जाके वारदात करता था। सरकारी रिकॉर्ड में मोटी मोटी फाइलें थी जो कि सुल्ताना के कारनामों से भरी पड़ी थी। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट की फाइलें थीं उन तक जिम कॉर्बेट की पहुंच नहीं थी और उन फाइलों में क्या लिखा है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी कहानी में वही बात आ रही है जिस बात से जिम कॉर्बेट का आमना सामना हुआ, और अगर किसी बात में कोई फर्क आया तो जिम कॉर्बेट केवल अफसोस व्यक्त करेंगे, वो अपनी स्टोरी में से एक भी शब्द वापस नहीं लेंगे। सबसे पहले जिम कॉर्बेट ने सुल्ताना के बारे में तब सुना था जब वो काला डूंगी के पास के जंगल में कैंपिंग कर रहा था। विंधम उस टाइम पर कुमाऊं के कमिश्नर थे। विंधम ने फ्रेडी यंग, जो एक यंग पुलिस ऑफिसर था और जिसे पुलिस में भर्ती हुए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसकी सर्विसेज मांगी सुल्ताना का खात्मा करने के लिए। गवर्नमेंट ने विंधम की बात मान ली और एक स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया जिसका नाम था स्पेशल डकैती फोर्स, और उसमें कई सैकड़ों पुलिस वाले रखे गए। फ्रेडी यंग को उस पुलिस फोर्स का कमांडर बनाया गया और उसे पूरे अधिकार दिए गए जिसको चाहे अपनी टीम में रखे। अब जिस टाइम पर फ्रेडी अपनी फोर्स तैयार कर रहे थे, सुल्ताना बिजी था तराई और भाबर में लूटमार करने में। फ्रेडी ने अपना पहला अटेम्प्ट सुल्ताना को पकड़ने के लिए किया रामनगर के पश्चिम में। उस इलाके में लेबरर्स काम कर रहे थे और उन लेबरर्स का जो ठेकेदार था उसने सुल्ताना को इनवाइट किया था। अब जब उसने उत्सव का आयोजन किया, सुल्ताना वहां पर पहुंचा। उसने ठेकेदार से कहा थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करो, पहले आयोजन, पहले नाच गाना, बाद में खाना, ये था प्रोग्राम। सुल्ताना बोला पहले खाना करो बाद में नाच गाना, क्योंकि उसके आदमी पेट भर के नाच ज्यादा एंजॉय करेंगे। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी को रोक के बता दूं कि जो नाच गाना होता है उसमें लोग नहीं नाचते, वो केवल बैठ के देखते हैं। नाच गाना किया जाता है एक ऑर्केस्ट्रा और डांसिंग गर्ल्स के द्वारा। अब दोनों टीमें यानी कि फ्रेडी की पुलिस और सुल्ताना के डाकू, दोनों के पास अपने गुप्तचर थे, अपना सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम था। सुल्ताना के पास एडवांटेज था क्योंकि फ्रेडी यंग केवल उन्हीं सर्विसेज के पैसा दे सकते थे जो खबरें उन तक पहुंचाई जाती, लेकिन सुल्ताना इनाम भी देता था और दंड भी देता था। जो खबर उससे छुपाता था उसे देता था मृत्युदंड। अब क्योंकि सुल्ताना जब किले में बंद था बहुत ही गरीब था, तो उसके दिल में सहानुभूति थी गरीब लोगों के प्रति, और यह कहा जाता था कि सुल्ताना ने कभी भी किसी गरीब को नहीं लूटा है। अगर उससे कोई मदद मांगी गई है तो उसने मदद जरूर की है, और जब भी किसी से कोई सामान खरीदता था उसको दुगने पैसे देता था। अब जिम कॉर्बेट को आश्चर्य था कि सुल्ताना को जो इनविटेशन दिया था ठेकेदार ने, वो फ्रेडी यंग के इशारे पर दिया था। इतना इंटेलिजेंट सुल्ताना इस बात को कैसे नहीं समझ पाया। अब जो ठेकेदार था वो पैसे वाला था। उसने रामनगर और काशीपुर के अपने दोस्तों को बुलाया, बहुत सारी नाचने वाली लड़कियां और ऑर्केस्ट्रा बुलाए, बहुत सारा खाने का सामान, ड्रिंक्स, और ये सब बैलगाड़ी में लाया गया। अब जब प्रोग्राम शुरू हुआ, जितने भी गेस्ट आए थे उनको नहीं मालूम था किस किस को बुलाया गया है, और क्योंकि वहां पर रोशनी बहुत ज्यादा नहीं होती थी तो कोई देख के अंदाजा नहीं लगा सकता था। भोजन शुरू हुआ जैसे ही कि सुल्ताना ने रिक्वेस्ट की थी, और उसके बाद जैसे ही खाना खत्म हुआ, डांस शुरू होने वाला था। सुल्ताना ने ठेकेदार को बोला कि उसको और उसके आदमियों को काफी दूर जाना है, तो वो डांस देखने के लिए नहीं रुकेगा और निकल जाएगा, और उसका निवेदन है कि ये प्रोग्राम ऐसे ही जारी रखा जाए। हालांकि सुल्ताना का निवेदन ऑर्डर के बराबर था। अब नाच गाने का जो सबसे ज्यादा वाद्य यंत्र था वो था नगाड़ा, ढोल, और वही संकेत था फ्रेडी के लिए जहां वो छुप के बैठे थे कि जैसे ही ढोल बजेगा उन्हें अपनी पोजीशन छोड़ के इस प्रोग्राम की तरफ आना है। फ्रेडी की फोर्स का एक सेक्शन एक फॉरेस्ट गार्ड को लीड करना था।
काफी अंधेरा था। उस फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी थी कि उसे सुल्ताना के निकलने के रास्ते को ब्लॉक करना था, लेकिन वो रास्ता भटक गया और सुल्ताना का निकलने का रास्ता खुला रह गया। अब वो जो फॉरेस्ट गार्ड था उसे जंगल में ही रहना था और जंगल में रहता था सुल्ताना। वो सुल्ताना से पंगा नहीं ले सकता था। इस सारे प्रोग्राम के बारे में उसने ही सुल्ताना को बता दिया था, इसीलिए सुल्ताना ने नाच के पहले खाना करवा दिया था और सुल्ताना जाल से बहुत पहले ही निकल गया था। जब ढोल का इशारा हुआ सुल्ताना दूर जा चुका था। फ्रेडी यंग जब कठिन रास्ते से होके वहां पहुंचे तो वहां थी डरी हुई नाचने वाली लड़कियां, उससे भी ज्यादा डरे हुए ऑर्केस्ट्रा के लोग और ठेकेदार के मेहमान। अब ये जंगल से बचने के बाद सुल्ताना डाकू गया पंजाब, लेकिन पंजाब में जंगल नहीं थे, उसे छुपने का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़े दिन तक वहां रहा और वहां से लेके आया 1 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी। अब पंजाब से वापस यूनाइटेड प्रोविंस के जंगल में आते वक्त उसे गंगा कैनाल क्रॉस करनी थी और जिसे क्रॉस किया जा सकता था पुल से, और एक पुल से दूसरे पुल की दूरी थी 4 मील की। अब क्योंकि सुल्ताना पंजाब गया है ये बात पुलिस को पता थी, तो उन सारे पुल पर पुलिस की निगाह थी और ये बात सुल्ताना को पता थी। लेकिन सुल्ताना का भी एक गुप्तचर सिस्टम था, इंटेलिजेंस सिस्टम, और उसने पता लगा लिया कि एक ब्रिज है जिस पर सुरक्षा तैनाती नहीं है। उस ब्रिज से सुल्ताना ने गंगा की कैनाल को क्रॉस किया और पहुंच गया एक गांव में जहां बज रहा था एक बैंड, जिसमें बज रहा था भारतीय गाना। सुल्ताना ने अपने आदमियों से बोला, पता करो ये म्यूजिक क्यों बज रहा है। पता किया गया, मालूम चला गांव के एक अमीर आदमी के बेटे की शादी है। सुल्ताना बोला, चलो। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। सुल्ताना को चाहिए था अमीर आदमी। सुल्ताना पहुंच गया उस गांव में और जब वहां पहुंचा देखा चारों तरफ लोगों की भीड़ है, बीच में म्यूजिक बज रहा है, साजो सजावट की गई है और शादी की तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही सुल्ताना रोशनी में आया चारों तरफ भगदड़ का माहौल हो गया, चीख पुकार मच गई क्योंकि लोग सुल्ताना को पहचानते थे। लेकिन सुल्ताना बोला, डरो मत, अगर मेरा कहना मानोगे तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सुल्ताना ने गांव के मुखिया को बुलाया और यह भी बोला कि लड़के के बाप को बुलाओ। जब दोनों आए तो सुल्ताना ने कहा, यह उपयुक्त समय है जब गिफ्ट का आदान प्रदान हो, और मुखिया से बोला, तुमने जो नई बंदूक खरीदी है वो मेरे लिए लाओ और मेरे आदमियों के लिए 10,000 रुपए। ये गिफ्ट लेके सुल्ताना और उसके आदमी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह सुल्ताना को मालूम चला कि उसका एक वफादार जिसका नाम था पहलवान, उसने दुल्हन का अपहरण कर लिया है। ये जानकर सुल्ताना बहुत गुस्सा हुआ। उसने उस दुल्हन का मोलेस्टेशन रोका और तत्काल प्रभाव से उसे लड़की के बाप के पास भिजवाया। साथ में बहुत सारे गिफ्ट भी भेजे, माफी भी मांगी कि आपको जो असुविधा हुई है उसका मुझे खेद है। अब जिम कॉर्बेट वापस उस जगह पे आ गए जहां पर उस चरवाहे का पैर तलवार से चिरा हुआ था। उस घटना के बाद सुल्ताना काफी दिनों तक जिम कॉर्बेट के इलाके में रहा और जब जब जिम कॉर्बेट शिकार पर जाते थे उन्हें उखाड़े गए कैंप, जलाई हुई आग, इस तरह के निशान मिलते थे। तो कॉर्बेट ने कहा, मेरे लिए डबल एक्साइटमेंट था, एक तो जंगली जानवर, दूसरा सुल्ताना। एक दिन जिम कॉर्बेट ने एक लेपर्ड का शिकार किया, लेकिन अंधेरा हो चला था और उस शिकार को उठाने के लिए आदमियों को लाना संभव नहीं था। तो जिम कॉर्बेट ने उस लेपर्ड की स्किन वहीं पर उतारी, लेपर्ड को वहीं छोड़ दिया और स्किन लेके अपने घर आ गए। जब घर आए तो इनको मालूम चला कि अपना फेवरेट चाकू ये वहीं छोड़ा है। अगले दिन सुबह सुबह जब अंधेरा ही था, जिम कॉर्बेट
अपना पसंदीदा चाकू लेने गए तो उनको दूर से एक आग की झलक नजर आई। सुल्ताना इनके इलाके में रह रहा है, ये बात कॉर्बेट को पता थी। इनके दिमाग में आया, कहीं ये आग सुल्ताना की तो नहीं। इन्होंने छानबीन करने की कोशिश की। ओस की वजह से घास गीली थी और जिम कॉर्बेट बिना आवाज किए चल पा रहे थे। झाड़ियों के पीछे छुपते छुपाते जब एक जगह जाके उन्होंने झांक के देखा तो आग के चारों तरफ करीब 25 आदमी बैठे हुए हैं। वही एक पेड़ से टिकी हुई बंदूकें रखी हुई थी, क्योंकि जो आग जल रही थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी उन बंदूकों की बैरल से। लेकिन वहां पर सुल्ताना नहीं था। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि हालांकि मैंने सुल्ताना को देखा भी नहीं था, लेकिन ये सुना था छोटे कद काठी का दुबला पतला इंसान है जो हमेशा मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म पहनता है। अब कॉर्बेट समझ गए कि ये सुल्ताना का ही गैंग है, लेकिन अब किया क्या जाए। काला डूंगी में एक बूढ़ा सिपाही और एक हवलदार है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और हल्द्वानी जहां पर पुलिस फोर्स है वो यहां से 15 मील की दूरी पर है। अब जिम कॉर्बेट सोच ही रहे थे कि अगला स्टेप क्या लिया जाए, तभी उनमें से एक आदमी बोला, चलो अब चलते हैं। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा, अगर ये कदम पीछे हटाएंगे तो देख लिए जाएंगे और फिर नतीजा बुरा होगा। तो उन्होंने कदम पीछे हटाने की जगह कदम आगे बढ़ा दिए और सीधे पहुंच गए उन आदमियों के सामने। जहां जिम कॉर्बेट थे वो जगह थोड़ी सी ऊंचाई पर थी। जिम कॉर्बेट ने कड़कती आवाज में बोला, यहां क्या हो रहा है? वो सारे लोग चौंक गए और उन्होंने बोला, कुछ नहीं। और उन सारे सवालों का जवाब आया कि हम लोग चारकोल बर्नर हैं और रास्ता भटक गए। अब जिम कॉर्बेट जब वापस पलटे और उस पेड़ की तरफ देखा जहां इनको लगा था कि बंदूकें रखी हैं और उनकी बैरल चमक रही हैं, वो कुल्हाड़ियां थी। तो जिम कॉर्बेट ने उन लोगों से कहा कि मेरे पैर ओस में भीग गए हैं, मुझे भी आग सेकनी है। और जिम कॉर्बेट उनके ही बीच में बैठ गए और गप्पे हाँकने लगे, सिगरेट पीने लगे। फिर जिम कॉर्बेट ने उन्हें चारकोल बर्नर्स कैंप का पता बताया, अपना चाकू ढूंढा और अपने घर वापस आ गए। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि अगर आप कुछ सोचते रहो तो वो चीज आपके दिमाग में चलने लगती है। एक बार का किस्सा है कि एक सांबर डियर को टाइगर ने मारा था। जिम कॉर्बेट बैठकर टाइगर का इंतजार कर रहे थे और बार बार उनको लगा कि टाइगर आया। देखा कि एक कैटरपिलर पत्तियां खा रहा है जो उनकी आंख के नजदीक था। इनको लगा टाइगर आया। ऐसा ही एक बार हुआ कि इंतजार कर रहे थे टाइगर आएगा, अंधेरा हो रहा था और इनको लगा आंख की साइड से कि कोई बहुत बड़ा जानवर आ गया। जब देखा तो आंख के एकदम बगल में एक चींटी थी जो पत्ती पे बैठी थी। क्योंकि आंख के एकदम नजदीक थी तो उनको बहुत बड़ा टाइगर सा दिखा था, क्योंकि उनके दिमाग में टाइगर चल रहा था। यहां इनके दिमाग में सुल्ताना डाकू था, इसलिए कुल्हाड़ियां भी इनको बंदूक की बैरल नजर आई। अब पुलिस ऑफिसर फ्रेडी यंग अपना प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे और वो प्रेशर सुल्ताना पर दिखने भी लगा था। तो अपने आदमियों के ऊपर से पुलिस की दहशत हटाने के लिए सुल्ताना अपने गैंग को ले गया पीलीभीत। कई दिन तक वहीं रहा और वहां से एक बड़ी लूट भी की उसने गोरखपुर में और काफी सोना हासिल किया। अब जब वो वापस इस इलाके में लौट के आया तो उसे मालूम चला एक बहुत ही अमीर नाचने वाली लामा चौर के मुखिया के घर में आई है और वो जगह केवल 7 मील की दूरी पर थी जहां जिम कॉर्बेट रहते थे, यानी काला डूंगी। अब मुखिया को डर था कि सुल्ताना डाकू हमला ना कर दे, तो मुखिया ने 30 आदमियों की फौज अपने घर के चारों तरफ लगा दी थी। उन आदमियों के पास हथियार तो नहीं थे, लेकिन लाठी डंडे थे। जैसे ही सुल्ताना आया खबर लग गई और वो नाचने वाली पीछे के दरवाजे से निकल गई अपने सारे जेवरात लेकर। अब सुल्ताना ने गांव के मुखिया और उन 30 आदमियों को घेर लिया और उनसे पूछा कि वो नाचने वाली कहां गई। जब इन लोगों ने कहा हमें नहीं पता, तो उसने आदेश दिया सबको पेड़ से बांधो और तब तक पीटो जब तक इनकी याददाश्त वापस ना आ जाए। जब ये ऑर्डर दिया गया तो जो 30 आदमी थे उनमें से एक आदमी ने कहा, मुझे एक आपत्ति है। सुल्ताना ने पूछा, क्या आपत्ति है? उसने कहा,
हम 30 आदमियों को जितना मारना है मार लो, लेकिन हमारे मुखिया को इस तरह से बांधो मत। सुल्ताना ने कहा, अपना मुंह बंद रखो। और जब एक आदमी रस्सी लेके मुखिया की तरफ बढ़ा तो ये आदमी जिसने आपत्ति जताई थी उसने एक बांस उठाया और दौड़ पड़ा डाकू की तरफ। जैसे ही वो आदमी डाकू की तरफ दौड़ा, उसके सीने में गोली मार दी गई। लेकिन गोली की आवाज से सुल्ताना समझ गया पुलिस आ जाएगी, तो सुल्ताना फौरन वापस हो गया। जाते वक्त सुल्ताना एक घोड़ा ले गया जो कि मुखिया ने अभी अभी ही खरीदा था। इस हत्या के बारे में जिम कॉर्बेट को मालूम चला। उन्होंने अपना एक आदमी भेजा यह जानने के लिए कि वो मृत व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ गया है कि नहीं। और एक आदमी और भेजा जिम कॉर्बेट ने सारे आसपास के गांवों के मुखिया के पास, इस बहादुर व्यक्ति के लिए क्या वो कुछ फंड इकट्ठा करना चाहेंगे। और जो मदद का लेटर जिम कॉर्बेट ने भेजा था उसका रिस्पांस वैसा ही आया जैसी इनको उम्मीद थी। यानी इन्हें पूरी उम्मीद थी कि भरपूर मदद मिलेगी। और कॉर्बेट बोलते हैं कि गरीब आदमी दिल खोल के मदद करता है, लेकिन कभी मदद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो आदमी 30 साल पहले नेपाल से आया था और उसके परिवार के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। और इस घटना के बाद ही फ्रेडी यंग ने जिम कॉर्बेट को एक लेटर लिखा था कि उनकी टीम को ज्वाइन करिए और उनकी मदद करिए सुल्ताना को पकड़ने में। जैसे ही इस हत्या के बारे में कॉर्बेट ने सुना, उन्होंने फ्रेडी यंग का वो इनविटेशन स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों के बाद हरिद्वार में हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर लिया फ्रेडी यंग को। वाइंदम जब मिर्जापुर के कलेक्टर थे तो उन्होंने कुछ ट्राइबल लोगों को अपनी टीम में शामिल किया था टाइगर को ढूंढने के लिए। और उनमें से 4 बहादुर आदमी जो कि जिम कॉर्बेट के भी दोस्त बन चुके थे, उनको विंधम ने फ्रेडी यंग की टीम में शामिल कर दिया था। और जब कॉर्बेट हरिद्वार पहुंचे तो वो चारों कॉर्बेट का इंतजार कर रहे थे। अब फ्रेडी यंग का प्लान था कि ये 4 आदमी और जिम कॉर्बेट सुल्ताना को ट्रैक करें और जब ये लोग सिग्नल दें तो फ्रेडी यंग की फोर्स सुल्ताना पर अटैक कर दे। लेकिन सुल्ताना बेचैन हो चुका था। या तो उसे फ्रेडी यंग का डर था या उसे खबर मिल रही थी फ्रेडी के प्रोग्राम के बारे में, तो वो एक दिन से ज्यादा कहीं रुकता ही नहीं था और ज्यादा से ज्यादा दूरी रात में तय करता था। अब जिम कॉर्बेट और वो 4 आदमी दुखी थे क्योंकि कुछ एक्शन नहीं हो रहा था और ये आए थे सुल्ताना को पकड़ने या मारने। तो इन्होंने फ्रेडी यंग को एक प्रपोजल दिया कि ये 4 आदमी और कॉर्बेट बंदूक लेकर हरिद्वार की ट्रेन से अपने घर के लिए रवाना हो जाएं, लेकिन जो अगला स्टेशन आए वहां उतर जाए। तो जो भी खबरी हैं वो ये खबर पहुंचाएंगे कि हम लोग चले गए और फिर हम सुल्ताना को मार दें। इससे हमारे पास फ्री हैंड होगा और उसे खबर भी नहीं लगेगी। फ्रेडी यंग ने बहुत सोचा, लेकिन उसने कहा वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन 4 और जिम कॉर्बेट यानी कि 5 आदमियों की जिंदगी के लिए फ्रेडी यंग ही जिम्मेदार है। तो कॉर्बेट और वो 4 आदमी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। बाद में कॉर्बेट ने सोचा फ्रेडी यंग ने ठीक ही किया, क्योंकि जिम कॉर्बेट के पास कोई अधिकार नहीं था सुल्ताना को गोली मारने का अगर वो फ्रेडी की टीम में नहीं थे। और सुल्ताना को जिंदा पकड़ना लगभग नामुमकिन था। अब 3 महीने के बाद जब मॉनसून पूरी तरह अपने यौवन पर था, फ्रेडी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हर्बर्ट को बोला, साथ में बोला एंडरसन को। एंडरसन जो कि तराई और भाबर के सुपरिटेंडेंट थे, और साथ में बोला जिम कॉर्बेट को कि आप सारे लोग मुझे मिलिए हरिद्वार में। अब यहां आने पर फ्रेडी ने बताया कि उन्हें सुल्ताना का परमानेंट ठिकाना पता चल गया है, जो कि नजीबाबाद के पास में है, और प्लान यह था कि उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ठिकाना नष्ट कर देंगे। हर्बर्ट जो कि एक बहुत ही सफल पोलो प्लेयर थे, उन्हें 50 घुड़सवारों की टीम दी गई और उनका काम था सुल्ताना जब भागे तो उसे रोकना। कॉर्बेट और सुपरिटेंडेंट एंडरसन फ्रेडी के साथ में थे और उनकी जिम्मेदारी थी सुल्ताना के खिलाफ रिंग बनाने में मदद करना। इस टाइम तक फ्रेडी को
सुल्ताना की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में पर्याप्त जानकारी थी नहीं और फ्रेडी के 2 असिस्टेंट और 3 आदमी ये यानी कॉर्बेट, एंडरसन और हर्बर्ट, इनके अलावा किसी को नहीं मालूम था कि फ्रेडी नजीबाबाद पे रेड मारने वाले हैं। हर दिन पुलिस फोर्स लॉन्ग मार्च पर भेजी जाती थी और ये 3-4 लोग अलग से एक वॉक पे निकलते थे। रात को मिलते थे डैम बंगलों पर जहां पर ये लोग रुके हुए थे। दोस्तों, ये डैम बंगलो जो है हरिद्वार में अभी भी देखा जा सकता है। अगर आप हरिद्वार की जो कैनाल है जो हर की पौड़ी से आती है उसको क्रॉस करके रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर डैम बंगलो बना हुआ है। अब जिस दिन रेड मारनी थी उस दिन वो मार्चिंग टीम मार्च करने की जगह पहुंच गई हरिद्वार रेलवे स्टेशन। वहां पर वैगन्स थी और इंजन रेडी था। अब जैसे ही सारे लोग ट्रेन में बैठे, दरवाजे बंद कर दिए गए, ट्रेन बिना सीटी बजाए चल पड़ी। सारी तैयारियां की गई थी, यहां तक कि डैम बंगलो में इनका खाना भी रेडी था, उसको भी मना नहीं किया गया था। डिनर टेबल, आदमियों खाना सब वैसा ही बना। अब जब ट्रेन जंगल के बीच में पहुंची तब लोगों को बताया गया कि करना क्या है और कहा गया ट्रेन से उतरते जाओ। ट्रेन धीरे धीरे चलती रही, लोग उतरते रहे। फ्रेडी की फोर्स थी 300 आदमियों की, जिसमें से 50 आदमी हर्बर्ट को दिए गए जिन्होंने वर्ल्ड वार में काम किया था इंडियन फोर्स के साथ, और उनको कहा गया एक लंबा रास्ता लेकर जाओ जहां उनके घोड़े खड़े हुए हैं। अब बाकी 250 लोगों की फोर्स, जिसमें फ्रेडी और एंडरसन आगे थे, जिम कॉर्बेट सबसे पीछे, जो करीब 20 मील की दूरी पर था। घने काले बादल थे और लगातार बारिश हो रही थी। 1 मील तक इनकी दिशा उत्तर की तरफ थी और उसके बाद 2 मील पूर्व की तरफ, फिर 1 मील उत्तर की तरफ, फिर 2 मील पश्चिम की तरफ और उसके बाद फिर उत्तर की तरफ। कॉर्बेट को पता था कि ऐसा रास्ता इसलिए लिया जा रहा है कि रास्ते में गांव ना पड़े, क्योंकि वहां पर रहते हैं सुल्ताना के गुप्तचर जिन्हें वो अच्छा खासा पैसा देता है। और कमाल की बात यह थी कि एक भी गांव का कुत्ता इनकी भनक नहीं पा पाया और वो नहीं भौंका। ये फ्रेडी यंग का स्किल था कि कितनी कुशलता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा था। और 250 लोगों की फौज बरसते पानी में जब आगे बढ़ रही थी तो उनके बूट गड्ढे करते जा रहे थे कीचड़ में, और जिम कॉर्बेट जो सबसे पीछे थे उनके पैर बार बार उन गड्ढों में फंस जाते थे। ये चल रहे थे लंबी ऊंची एलिफेंट ग्रास के बीच से, जो कि इनसे भी ऊंची थी। अब जमीन पर इनको गड्ढे बचाने थे और वो रेजर की तरह से शार्प घास से अपनी आंखें बचानी थी। कॉर्बेट अपने एक हाथ का इस्तेमाल अपनी आंखों को बचाने के लिए कर रहे थे। अब ये हमेशा फ्रेडी के भक्त थे, क्योंकि वो 20 स्टोन 4 पाउंड की एनर्जी जिस तरह का भोजन वो करते थे, लेकिन आज ये उनके मुरीद हो गए। हालांकि फ्रेडी को चलने के लिए ठोस जमीन मिल रही थी, कॉर्बेट को उबड़ खाबड़ क्योंकि गड्ढे बन रहे थे, लेकिन फ्रेडी के पास वजन ज्यादा था और वो पूरी कुशलता के साथ चलते ही जा रहे थे। रात के 9 बजे ये चले थे, अभी रात के 2 बज रहे थे और इन्होंने एक वर्बल मैसेज फ्रेडी तक भेजा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। और कॉर्बेट ने इसलिए पूछा था कि इनको लगा था कि ये डायरेक्शन भटक गए हैं। थोड़ी देर में कैप्टन साहब का मैसेज आया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, दिशा भी सही है। अब 2 घंटे और बीत गए। घने घने जंगल, पेड़, झाड़ियां, घास के मैदान, इनके बीच से निकलते हुए जिम कॉर्बेट ने फिर फ्रेडी को मैसेज भेजा कि जरा रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब पूरे ट्रिप में शांति छा गई। वो जो 250 लोग बैठे थे उनके बीच से निकलते हुए शांति के साथ जिम कॉर्बेट आगे जा रहे थे। कोई कोई सिपाही गीली जमीन पर बैठ गया था। जब जिम कॉर्बेट आगे पहुंचे तो फ्रेडी और एंडरसन अपने 4 गाइड्स के साथ सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े थे। फ्रेडी ने कॉर्बेट से पूछा, क्या कुछ गलत हो रहा है या कोई दिक्कत है? तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि आदमियों के लेवल की बात करें तो सब कुछ सही है और बाकी सब कुछ गलत है। अब कॉर्बेट ने बोला, हम लोग एक जगह घूम रहे हैं या घूम घूम के उसी जगह पे आ जा रहे हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट दिन रात जंगलों में रहे थे
और उनके अंदर एक अलग से जंगल की सेंस या डायरेक्शन की सेंस डेवलप हो गई थी। कॉर्बेट ने बोला, जब हमने पहली बार अपनी दिशा चेंज की थी तो उसका मुझे एहसास हो रहा था और वही एहसास मुझे अभी भी हो रहा है। कॉर्बेट ने बोला, 2 घंटे पहले एक हम सेमल के पेड़ के नीचे से निकले, उसके ऊपर वल्चर का घोंसला था। अभी 2 घंटे के बाद हम फिर उसी पेड़ के नीचे से निकले। अब जो 4 गाइड्स थे उनमें से 2 सुल्ताना के गैंग के मेंबर थे, हरिद्वार में पकड़ लिए गए थे और उन्हीं के डायरेक्शंस पर यह रेड ऑर्गेनाइज की जा रही थी। ये दोनों आदमी सुल्ताना के कैंप में 2 साल तक रहे थे और अब जब ये पकड़ लिए गए थे तो अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज पुलिस ने, फ्रेडी की पुलिस ने इनको वादा किया था कि अगर आज तुम हमारा साथ दोगे, सुल्ताना पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। और 2 जो दूसरे आदमी थे वो पशु चराने वाले थे। इन जंगलों में रोज अपने जानवर चराते थे और अपने जानवरों का दूध किसको बेचते थे? सुल्ताना को। पहले तो उन गाइड्स ने मना किया कि वो रास्ता नहीं भूले हैं। जब दबाव डाला गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी मिलती अगर उन्हें पहाड़ दिख जाते तो वो रास्ता बता पाते, लेकिन ऐसी रात में पहाड़ दिखते कैसे ये वो नहीं बता पाते। तो कुल मिला के सुल्ताना के इशारे पर पुलिस फोर्स घूम रही थी और सुल्ताना हंस रहा होता। फ्रेडी का प्लान था कि सुल्ताना के कैंप में सरप्राइज अटैक करना है और वो सरप्राइज अटैक तभी हो सकता था जब रात के अंधेरे में वहां पहुंचा जाता, लेकिन ये लोग घुमा रहे थे, अंधेरा तो यहीं खत्म हो जाता। और गाइड्स ने यह बताया था कि दिन की रोशनी में सुल्ताना के कैंप में पहुंचना असंभव है, क्योंकि एक मचान है, उस पर 2 गार्ड हमेशा रहते हैं और एक ग्रासलैंड है, दूर से दिखाई देता है। कोई भी मूवमेंट होगी वो गार्ड देख लेंगे। यहां तो 250 आदमी है। अब गाइड्स ने स्वीकार कर लिया कि वो रास्ता भटक गए हैं। अब केवल 1 घंटे का अंधेरा बचा था और इवन ये भी नहीं पता था कि अभी कैंप किस साइड है। अब 1-1 मिनट पास होता जा रहा था और फ्रेडी का इतना बढ़िया प्लान चकनाचूर हो रहा था। जिम कॉर्बेट खुद अपने आप को डिलेमा में महसूस कर रहे थे। अब कॉर्बेट ने पूछा कि कुछ ऐसी चीज बताओ, कोई रास्ता, कोई कैटल ट्रैक, कोई नदी, कोई नाला जिससे पहचान में आए। तो उन आदमियों ने बोला कि जहां सुल्ताना का कैंप है उससे 1 मील की दूरी पर बैलगाड़ी जाने का रास्ता है। अब कॉर्बेट ने फ्रेडी से पूछा कि उन्हें लीड करने दिया जाए। फ्रेडी ने हाँ बोल दिया। अब कॉर्बेट तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, बाकी लोग पीछे पीछे आ रहे थे और कॉर्बेट ने इतना भरोसा तो दिला ही दिया था, कैंप का रास्ता मिले ना मिले वो रेलवे लाइन मिल जाएगी जो 7 घंटे पहले उन्होंने छोड़ी थी। अब बारिश रुक गई थी, हल्का हल्का उजाला पूर्व दिशा की तरफ से दिखाई दे रहा था और तभी कॉर्बेट का पैर एक बैलगाड़ी के बने हुए गड्ढे में लड़खड़ा गया। अब जब ये बैलगाड़ी का रास्ता मिला तो जिम कॉर्बेट को लगा कि जो पहले सोचा था कि ये आदमी जानबूझ के रास्ता भटका रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये सही में रास्ता भटक गए थे। ये भी आजाद होना चाहते थे और ये सुल्ताना से मिले हुए नहीं थे। अब फिर उन गाइड्स को बोला गया, रास्ता खोजो। अब थोड़ा आगे जाके एक पहाड़ी स्ट्रीम मिल गई और जिम कॉर्बेट ये देख के बहुत खुश हुए। ये जो उनका रास्ता था वो उस स्ट्रीम को क्रॉस नहीं कर रहा था, क्योंकि जिम कॉर्बेट के मन में इन स्ट्रीम्स को लेके दहशत थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अजगरों को इन स्ट्रीम्स के किनारे आराम करते देखा है। अब थोड़ी दूर जाके दोनों गाइड स्लो हो गए और वो बाएं तरफ देख रहे थे। तो जिम कॉर्बेट समझ गए कि लगता है वो मचान उसी तरफ है। अब पहाड़ों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। एक जगह एक गाइड झुक गया, फिर दूसरा झुक गया और उसने इशारा किया धीरे धीरे इधर आने के लिए। अब अपने आदमियों को वहीं बैठने का इशारा करके फ्रेडी, कॉर्बेट, एंडरसन बढ़ चले उन गाइड्स की तरफ। अब गाइड्स ने इशारा करके बताया। ध्यान से देखने पर दिखा तो एक मचान था जो जमीन से 30-40 फीट की हाइट पर बना था। ध्यान से देखा तो उस मचान के ऊपर 2 आदमी बैठे थे, एक हुक्का पी रहा था। अब वो जो पेड़ था जिस पर मचान बना था एकदम ग्रासलैंड और पेड़ की एज पे था और गाइड्स ने बताया था इस पेड़ के बाद 300 मीटर अंदर सुल्ताना का कैंप है। अब कॉर्बेट ने देखा तो एक 20 फीट चौड़ी
घास की पट्टी थी जो नदी से लेके उस तरफ जा रही थी। इस घास की पट्टी पे जाने के लिए पहले तो स्ट्रीम को क्रॉस करना था और उसके बाद थोड़ा आगे जाके स्ट्रीम को फिर से क्रॉस करना था, फिर घास के सहारे छुपते छुपते कैंप की तरफ जाना था। अब गाइड्स ने कहा कि वहां से जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नहीं कि स्ट्रीम बहुत गहरी है, उस साइड रेत भी है और उस रेत में 250 आदमी जब जाएंगे, अगर गार्ड्स ने जरा सी गर्दन घुमा ली तो देख लिए जाओगे। फ्रेडी के पास सर्विस रिवॉल्वर थी। जिम कॉर्बेट अकेले इंसान थे जिसके पास राइफल थी। एंडरसन निहत्थे थे। बाकी सारे सिपाहियों के पास 12 बोर की भरमार बंदूकें थी और जिनकी फायरिंग रेंज 60 से 80 गज की थी। केवल जिम कॉर्बेट थे जो अपनी बंदूक से निशाना लगा सकते थे उस मचान पर जहां गार्ड बैठे थे, और उसी जगह से लगा सकते थे जहां अभी कॉर्बेट, एंडरसन और फ्रेडी बैठे थे। अब यहां से गार्ड को गोली तो मारी जा सकती थी, लेकिन राइफल का शॉट कैंप में सुन लिया जाता। लेकिन जो साथ के गाइड्स थे उन्होंने कहा कि अगर राइफल के शॉट के बाद ये दोनों गार्ड कैंप में नहीं जाएंगे तो वहां से लोग इनको ढूंढने आएंगे, और ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे हम इस जगह को क्रॉस कर जाएंगे और कैंप को घेर लेंगे। अब जिम कॉर्बेट ने बोला, जो लोग मचान पर बैठे थे अपराधी थे, हत्यारे भी थे, और इनका निशाना इतना पक्का था कि ये चाहते तो हुक्का को गोली मार देते और चाहते तो किसी के जूते में गोली मार देते। लेकिन किसी इंसान को गोली मारना, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी मौसम, ठंडे खून गर्म खून का हो, जिम कॉर्बेट के पावर के बाहर था। तो उन्होंने दूसरा सजेशन दिया। तो फ्रेडी ने बोला, आप निगाह रखो इन आदमियों पर जो मचान पर बैठे हैं, और उधर जाके हम अपना काम निपटाते हैं। अभी मचान के ऊपर 2 बंदूकधारी थे, लेकिन गाइड्स ने बताया था ड्यूटी चेंज होने का टाइम हो रहा है। अब जिम कॉर्बेट ने धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही थोड़ा सा बढ़े थे, देखा पीछे से कुछ आवाज आई। देखा तो एंडरसन इनकी तरफ आ रहे थे। अब एंडरसन ने फ्रेडी से क्या बोला, फ्रेडी ने एंडरसन से क्या बोला, इनको नहीं मालूम। लेकिन जिम कॉर्बेट का कहना था दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त थे, और अब लग रहा था एंडरसन जिम कॉर्बेट को ज्वाइन करना चाहते थे। अब एंडरसन ने एडमिट किया कि वो बिना आवाज किए चल नहीं सकते, तो अगर वो फ्रेडी के साथ जाते तो गार्ड्स उनको देख लेते। हालांकि एंडरसन निहत्थे थे और उनको इधर भी देखा जा सकता था, लेकिन एंडरसन कहना मानने को तैयार नहीं थे। वो अड़ियल टट्टू की तरह अड़ गए थे। अब कॉर्बेट ने सोचा कि वापस लौटा जाए, और जब ये धीरे धीरे लौटने लगे तो देखा कि फ्रेडी एडवांस आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन गाइड्स ने बता दिया था कि जो मचान पर बैठे हुए गार्ड हैं बहुत ही अच्छे निशानेबाज हैं। और जब फ्रेडी ने इनको वापस आते देखा तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब ये लोग आगे बढ़ने लगे और कैंप से करीब 200 मीटर की दूरी पर थे। तभी एक कांस्टेबल, जिसे कुछ ज्यादा ही जोश आ गया, उसने अपनी भरमार बंदूक से मचान की तरफ फायर कर दिया। अब मचान के दोनों आदमी जल्दी जल्दी लटकने वाली सीढ़ी से नीचे उतरे। नीचे उनके घोड़े थे, उस पर बैठे और कैंप की तरफ सरपट दौड़ पड़े। अब किसी तरह की शांति, साइलेंस की जरूरत नहीं थी। अब तो जिस आवाज में फ्रेडी ने ऑर्डर दिया वो तो किसी मेगाफोन को भी बीट कर देती। और फ्रेडी ने ऑर्डर दिया, चार्ज करो। अब जो कैंप था उसमें 3 टेंट लगे थे और एक घास की झोपड़ी थी जो कि किचन का काम करती थी। एक टेंट स्टोर था, उसमें आटा, दाल, चावल, तेल भरा हुआ था, बारूद भरा हुआ था और 11 बंदूकें भी थी। बाकी के 2 टेंट सोने के लिए थे, उसमें कंबल, बिस्तर, कपड़े वगैरह थे। अब इस बात की संभावना थी कि 2 गार्ड पहले पहुंच गए हों और वो दोनों बाकी के आदमी पास की घास में छुपे हों। तो फ्रेडी ने ऑर्डर दिया, पास का रास्ता नहीं लेना है, दूर से घूम के चलो उस तरफ जहां पर हर्बर्ट और उनके आदमी घोड़ों पर बैठे हैं। अब जिम कॉर्बेट ने नोटिस किया कि कुछ लोगों के नाले की तरफ जाने के निशान हैं। वो नंगे पैर थे। उन्होंने फ्रेडी से बोला, चलकर देखते हैं ये लोग कहाँ गए हैं। नाला करीब 15 फीट चौड़ा था, 5 फीट गहरा था। जब ये लोग चले तो एक जगह पे रास्ता भटक गए। थोड़ा आगे था एक बरगद का पेड़ जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी। अब उस बरगद के पेड़ को देख के कॉर्बेट को लगा कि यह अच्छी जगह है छिपने के लिए। लेकिन जब ये नदी के किनारे रेत पे पैर रख रहे थे तो इनका पैर
रुक नहीं रहा था। जब तक ये इस जद्दोजहद में थे, इनको कैंप की तरफ से फायर की आवाज सुनाई दी। ये लोग उस तरफ गए, देखा एक हवलदार के सीने में गोली लगी थी और उसके पास ही एक डाकू को गोली लगी थी। डाकू को पैर में गोली लगी थी। हवलदार एक पेड़ से अपनी पीठ टिका के बैठा था। उसके सीने के बटन खुले थे और उसके लेफ्ट निप्पल के पास खून ही खून था। अब फ्रेडी ने एक फ्लास्क खोला और उसके होंठों पे लगा दिया, लेकिन उस हवलदार ने मना कर दिया। बोला ये शराब है और मैं शराब नहीं पीता। जब बार बार जिम कॉर्बेट ने कहा कि पी लो, तो बोला पूरी जिंदगी मैंने शराब नहीं पी, अब मैं परमात्मा के पास अपने होठों पर शराब लगा के नहीं जाऊंगा, मुझे थोड़ा पानी पीने को दे दो। उस हवलदार का भाई भी पास में ही था। किसी ने अपना हैट उतार के हवलदार के भाई को दे दिया। हवलदार का भाई उस स्ट्रीम की तरफ भागा जिस स्ट्रीम ने इनके सारे प्लान चौपट कर दिए थे। थोड़ी देर में भागता हुआ वापस आया। उसमें मटमैला पानी था और वो मटमैला पानी उस हवलदार ने बड़ी ही तेजी के साथ पिया। अब जो उसको घाव था वो किसी छर्रे से लगा था, और जब जिम कॉर्बेट ने देखा कि वो घाव अंदर तक नहीं दिख रहा है, तो जिम कॉर्बेट ने हवलदार साहब से कहा, हवलदार साहब मजबूत बनिए, नजीबाबाद जाके डॉक्टर आपको ठीक कर देंगे। हवलदार ने स्माइल किया, बोला मैं अपने आप को स्ट्रांग रख रहा हूं साहब, लेकिन कोई डॉक्टर मुझे अब ठीक नहीं कर पाएगा। और जो डाकू घायल था उन्हें वाइन से कोई परहेज नहीं था। जब उसको वाइन दी गई, उसने कुछ ही देर में पूरा फ्लास्क खाली कर दिया, क्योंकि उसको बहुत ही पास से गोली मारी गई थी। अब सुल्ताना के कैंप से मटेरियल निकाल के स्ट्रेचर बनाया गया और उस हवलदार और उस डकैत दोनों को स्ट्रेचर में कैरी किया गया। अब स्ट्रेचर के साथ में 2 एक्स्ट्रा रनर भेजे गए जो बारी बारी से अपना लोड ट्रांसफर कर रहे थे। डकैत रास्ते में मर गया, उसको बहुत गहरा शॉक लगा था, और हवलदार जी भी मर गए नजीबाबाद हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। बीट और ये जो प्लान था खत्म कर दिया गया। हर्बर्ट पिक्चर में ही नहीं आए क्योंकि सुल्ताना को घोड़ों की आवाज का आइडिया लग गया था, वो उस तरफ आया ही नहीं। अब पूरा प्रोग्राम जो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था खराब हो गया बिना किसी की गलती के। थोड़ा बहुत बंदूकें मिली, थोड़ा सा कैंप उजाड़ा गया, 2 इंसानों ने अपनी जान गंवाई। एक इंसान जो गरीब था, मजबूरी में डाकू बना था, उसकी विधवा नजीबाबाद के किले में रहेगी पता नहीं किस हाल में। दूसरा इंसान जो बहादुर था, ईमानदारी की जिंदगी जीता था, उसकी विधवा का पूरा ख्याल सरकार रखेगी, जिसने कि शराब नहीं पी अपने सिद्धांतों के लिए, जिंदगी जी अपने सिद्धांतों के लिए। लेकिन अगर वो शराब पी लेता शायद वो बच जाता, क्योंकि वो ऑपरेशन टेबल तक जिंदा रहता। वो उस ऑपरेशन टेबल पर जाने के पहले ही मर गया क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी। इस रेड के 3 दिन के बाद सुल्ताना डाकू का लेटर फ्रेडी को मिला और उसमें लिखा था, पुलिस फोर्स के पास हथियार नहीं है, बारूद नहीं है, और उसकी कमी के लिए उन्होंने मेरे कैंप में रेड मारी। आगे से अगर आपको कभी कमी महसूस हो मुझे बता देना, मैं वैसे ही भेज दूंगा। सुल्ताना को हथियार बारूद ना पहुंच पाए, इसके पूरे इंतजाम फ्रेडी ने किए थे, लेकिन उसके बाद भी आश्चर्य था, हर हथियार का डीलर सुल्ताना को हथियार पहुंचा देता था, जबकि पुलिस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे। लेकिन वो हथियार का डीलर जानता था कि अगर सुल्ताना की बात नहीं मानी, उसके घर में डाका पड़ेगा और उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो यही वजह थी कि वो चौड़े में बोलता था कि अगर तुम्हें हथियार की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि बात सही थी, उसे जितने हथियार चाहिए होते थे उतने मिलते थे। अब वहां से भागने के बाद सुल्ताना ने अपने गैंग के मेंबर्स कम कर दिए, सिर्फ 40, और जितने भी हथियार उसके छीने गए थे उसने वापस हासिल कर लिए। फ्रेडी ने सोचा अब समय आ गया है, सुल्ताना से सरेंडर करवा लेना चाहिए। फ्रेडी ने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी। गवर्नमेंट ने कहा परमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी अपनी रिस्क पर। फ्रेडी ने कहा ओके। उसके बाद फ्रेडी ने सुल्ताना से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारी जगह होगी और तुम्हारा वक्त होगा। सुल्ताना ने भी वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सुल्ताना ने जगह भी बताई, वक्त भी बताया, और यह भी कहा मैं भी अकेला आऊंगा, तुम भी अकेले ही आना, और साथ में कोई हथियार नहीं होगा। अब नियत जगह पर दोनों पहुंचे। एक पेड़ के पीछे से फ्रेडी निकले, तब दूसरी साइड से
आ गया सुल्ताना। अब ये मुलाकात दोस्ताना थी और जो भी पूर्व के लोगों को जानता है उन्हें पता था कि ये दोस्ताना ही मुलाकात होगी। यानी कहने का मतलब, अगर सुल्ताना ने जबान दी है तो जबान पर खरा उतरेगा। एक व्यक्ति जिसके पास ब्रिटिश हुकूमत की पावर थी और जो एनर्जी से भरा हुआ था, और दूसरा आदमी जो यंग एज का था, शॉर्ट हाइट का था और जिसके सिर पर इनाम था। सुल्ताना ने एक तरबूज दिया और फ्रेडी से कहा, आराम से खाइए, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, आप बिना किसी चिंता के इसे खा सकते हैं। लेकिन फ्रेडी ने ऑफर दिया सरेंडर का, सुल्ताना ने मानने से मना कर दिया क्योंकि फ्रेडी का ऑफर था अनकंडीशनल सरेंडर। सुल्ताना ने बोला, साहब एक सलाह दूंगा, इतना ज्यादा खतरा मत लिया करो। उस दिन जब आप 3 साहब नाला क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और एक साहब बार बार रेत में फिसल कर गिर जा रहे थे, यानी कि जिम कॉर्बेट, अगर वो साहब उस रेत पर चढ़ गए होते तो आप तीनों को मैं गोली मार देता, क्योंकि हमारे आदमी उस बरगद के पेड़ के पास आपको देख रहे थे। अब फिर से रस्साकशी का टाइम आने वाला था और फ्रेडी ने विंधम और जिम कॉर्बेट को फिर से हरिद्वार बुलाया। खबर मिली थी कि सुल्ताना और उसके बचे हुए आदमियों ने एक कैटल स्टेशन जो कि नजीबाबाद के जंगलों में था, शरण ली हुई है। फ्रेडी का प्लान था कि फोर्स को नाव के द्वारा गंगा क्रॉस कराई जाए और मौका मिलने पर उस कैटल स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया जाए। अब ये वाली रेड भी पिछली रेड की तरह ही रात में ऑर्गेनाइज होने वाली थी, लेकिन इस बार चांदनी रात का दिन सेलेक्ट किया गया था। अब नियत दिन पर 300 आदमियों की फौज, 10 नाव, फ्रेडी, विंधम, जिम कॉर्बेट और फ्रेडी के कजिन पहुंच गए एक सुनसान जगह पर। ये लोग हरिद्वार से कुछ किलोमीटर पहले थे। सबसे आगे की नाव में जिम कॉर्बेट थे और करते करते मेन नदी छोड़ के साइड चैनल में एंटर हो गए। ये जो चैनल का रास्ता था बड़ा ही खतरनाक था। पहले नाव डगमगा रही थी, फिर चैनल सक्रिय होती गई और नाव की स्पीड बढ़ती गई। दूर से पानी की आवाजें आ रही थी। इन चैनल्स में जिम कॉर्बेट ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी, क्योंकि मछलियां मेन नदी की जगह इन चैनल्स को पसंद करती हैं। लेकिन जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि ये बोटमैन बहुत ही हिम्मत वाले हैं, क्योंकि अपनी नाव को भी खतरे में डाल रहे हैं और अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आगे रैपिड्स आने वाले हैं। अब जो नाव थी, इनकी नाव और बाकी की 9 नाव, वो सामान ढोने वाली नाव थी और गंगा नदी में बड़े आराम से चलती थी। लेकिन जब नीचे उनकी तल्ली पर कोई पत्थर टकरा जाता था तो बहुत बुरी तरह से डगमगा जाती थी। कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि नाव को बीच सेंटर में रखो, इधर उधर मत जाने दो। लेकिन उसके पहले ही नाव कई बार बोल्डर से टकरा चुकी थी, एक तरफ को झुक रही थी और कॉर्बेट को ऐसा लग रहा था वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। लेकिन जिम कॉर्बेट ने कहा, बुरा सपना हमेशा नहीं चलता। थोड़ी देर बाद बोटमैन नाव के एक तरफ कूदा, रस्सी से नाव को बांधने लगा, तो इनको समझ में आ गया मंजिल आ गई, किनारा आ गया। अब जब सारा सामान उतार लिया गया, लोग उतर गए, सामान को 5 मील तक कैरी करने का ऑर्डर दिया गया। अब जब एलिफेंट ग्रास में ये लोग चलना शुरू हुए तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं उनकी जिंदगी की सबसे ऊंची एलिफेंट ग्रास थी, जो 10 से 12 फीट ऊंची थी, ओस से पूरी तरह भीगी हुई, और ये थोड़ी दूर ही चले तो पूरी स्किन गीली हो चुकी थी। अब थोड़ा आगे चले तो इनके पास बहुत सारा फैला हुआ पानी था, जो कि पुरानी स्ट्रीम होती थी गंगा नदी की। इनके स्काउट्स भेजे गए लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, ये पता करने के लिए कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है। अब जब लेफ्ट पार्टी लौट के आई तो उन्होंने बोला, आगे जाके पानी की धारा सक्रिय तो होती है लेकिन बहुत तेज धारा बह रही है। दूसरी टीम भी आई, उन्होंने बोला उस तरफ भी पानी ही पानी है। तो ये क्लियर हो गया था कि ये जो बोटमैन नाव लेके आए थे, जानबूझकर या गलती से उन्होंने पूरी टीम को एक आइलैंड में फंसा दिया था। अब फिर से रात खत्म होने वाली थी, सुबह होने वाली थी। इन्होंने डिसाइड किया कि जिस तरफ ये जगह सक्रिय हो रही है वहां जाके ट्राई करते हैं कि क्या हम उस पानी को क्रॉस कर सकते हैं। अब पानी एक जगह 20 फीट गहरा था और दूसरी तरफ धार बहुत तेज थी। विंधम ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। जब कॉर्बेट ने बोला कि आप तो पहले से ही गीले हो, तो विंधम ने कहा कि मुझे कपड़ों की चिंता नहीं है, मुझे अपनी जान की चिंता है। सारे कपड़े उतारकर एक गठरी बनाकर अपने सिर पर रख ली उन्होंने। एक यंग कांस्टेबल को बोला, चलो मुझे उस पार लेके चलो। वो यंग कांस्टेबल बड़ा खुश हो रहा था कि कमिश्नर साहब ने मुझे चुना है
अपने साथ डूबने के लिए। अब दोनों पानी में उतर गए। अब जितने लोग किनारे से देख रहे थे सबकी सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि दो आदमी क्रॉस करने जा रहे थे। कभी कमर तक डूबते थे, कभी अपनी आर्म पिट तक डूब जाते थे, और बड़े से बड़ा तैराक अपने आप को उस बहाव में जमा के नहीं रख सकता था। एक इंसान उन 300 लोगों में सबसे ज्यादा बूढ़ा था और एक इंसान सबसे ज्यादा जवान था, और वो दोनों बहादुर आदमी कैसे भी करते करते नदी पार कर गए। उनको नदी पार करता देखकर सब में इतनी खुशी हुई कि सब इतनी जोर से शोर शराबा करते कि हरिद्वार तक सुना जा सकता था, अगर उन पर साइलेंस इम्पोज नहीं किया गया होता। अब जब दो आदमी जा सकते थे तो सैकड़ों भी जा सकते थे, तो एक ह्यूमन चेन बनाई गई और सब लोग नदी क्रॉस करने लगे। बीच बीच में किसी किसी के कदम उखड़ जाते थे, लेकिन क्योंकि ह्यूमन चेन बनी हुई थी तो वो बहता नहीं था। ऐसे करते करते पूरी फोर्स ने नदी क्रॉस कर ली। अब जब नदी क्रॉस करके पहुंचे तो वहां पर फ्रेडी के बहुत ही भरोसेमंद गुप्तचर खड़े थे, यानी कि खबरी। उन्होंने कहा, देखो साहब, सूरज उगने वाला है। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम यहां से कैंप तक जाएं और हमें चरवाहे ना देख लें, और वो जो चरवाहे हैं वो सुल्ताना के गुप्तचर होते हैं। तो उन्होंने कहा, केवल एक ही चारा है, वापस उस आइलैंड पर चलने के लिए। अब ये लोग वापस क्रॉस करके उस आइलैंड पे चले गए। जिस जगह से अब ये क्रॉस कर रहे थे वो इतना खतरनाक नहीं था। अब यहां पर इनके सामने चैलेंज था कि अपने कपड़े सुखाए जाएं। ये पॉसिबल हो गया क्योंकि धूप निकल आई थी। उसके बाद फ्रेडी ने अपने बैग से चिकन निकाल के दिया और इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिम कॉर्बेट हैबिचुअल थे कहीं पर भी सोने के लिए, वो पेड़ की डालों पर भी सो जाते थे। तो उन्हें एक जगह मिल गई, एक रेत का गड्ढा, जिसमें वो सो गए। उनकी आंख खुली बहुत जोरदार छींक की आवाज से। जब इन्होंने जाकर देखा तो इनके साथी बुरी तरह से बुखार से त्रस्त थे। अब इनके साथी भीगे भी थे, उसके पास जो घास थी उसमें जो बूंदें थी, इनके साथी जब अपनी जगह ढूंढ रहे थे उनसे गीले हो गए थे और उन्हें बुखार हो गया था। फ्रेडी का कजिन जो कि बंगाल से आया था, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी आंखें सूजी थी, नाक बह रही थी और ऐसा लग रहा था उसे कुछ दिखेगा ही नहीं। फ्रेडी को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन जोरदार छींक आ रही थी, और जब फ्रेडी छींकते थे धरती हिलती थी। विंधम जो कि बहुत ही बड़े कैंपर थे, पूरी जिंदगी उन्होंने कैंपिंग की थी, रात तक तो वो ठीक थे। आज सुबह यह हालत थी कि अपना रुमाल अपनी नाक और अपनी आंख से हटा नहीं पा रहे थे। लेकिन शाम होते होते जो लोग भी बुखार में थे वो ठीक हो गए, और जो फ्रेडी का कजिन था, जिसको कि एक एक कदम बताना पड़ रहा था कि कहाँ पत्थर है, कहाँ गड्ढा है, क्योंकि उसकी आंखें सूजी थी, अब वो देखने की स्थिति में आ गया था। अब फिर से रात हो गई थी। फ्रेडी के इन्फॉर्मर फिर मिल गए। अब चंद्रमा उग आया था। तभी इनका सामना हो गया एक टस्कर से। इन्हें खबर मिली थी कि एक रोग एलिफेंट यानी दुष्ट हाथी इस इलाके में है, और लो जी, वो सामने ही खड़ा है। उसके सफेद दांत चांदनी रात में चमक रहे थे, कान खुले हुए थे, यानी कि हमला करने की पूरी तैयारी है। गाइड ने कुछ भला नहीं किया, बोला, ये बड़ा ही दुष्ट हाथी है, कई लोगों को मार चुका है और हम में से भी कई लोगों को मार डालेगा। और गोली ये चला नहीं सकते थे, क्योंकि गोली चलती सुल्ताना सुन लेता। और वो हाथी भी उन गाइड्स की भविष्यवाणी को सच करने पर उतारू था। उसने अपनी सूंड मोड़ी, इनकी तरफ 4 कदम चला, तभी उसे रास्ता सूझ गया जंगल में जाने का, और वो घने जंगल के अंदर चला गया। अभी आगे बढ़ते रहे और इनको गाइड ने बताया था कि एक फायर ट्रैक आएगा। फायर ट्रैक दोस्तों एक फायर लाइन होती है जो आज भी जंगलों में होती है, जो जंगल की आग बढ़ने ना पाए, इसका इलाज होता है। इस तरफ घना जंगल होता है, इस तरफ घना जंगल होता है, बीच में एक लंबा रास्ता छोड़ दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें उनकी गाड़ी भी पेट्रोल करती है। आग इस साइड से आती है तो यहाँ रुक जाती है, इस साइड से आती है तो यहाँ रुक जाती है। इसको आजकल बोलते हैं फायर लाइन। उस फायर ट्रैक में बड़े ही आराम से चल पा रहे थे। नीचे नरम नरम घास थी, कोई रुकावट नहीं थी, और जिम कॉर्बेट बोले कि पुरानी तकलीफों को भूल के अब जंगल की सुंदरता निहारने का वक्त आ गया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर 2 पिकॉक स्ट्रेस कॉल कर रहे थे, और देखा 2 लेपर्ड उसी ट्रैक पर सामने आ गए। देखा इतनी बड़ी फौज है, वापस चले गए। अब जिम कॉर्बेट बोले कि अभी तक के अभियान में मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन जब मैंने सबसे पहले टस्कर को देखा जो सिर्फ हमें डराना चाहता था,
हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पीकॉक की आवाज़ जो उसने अलार्म कॉल के लिए दी थी, उसके बाद 2 लेपर्ड, इनको देखकर मुझे लगा मैं अपने चिर परिचित उस जगह पर आ गया हूं जिसे मैं पसंद करता हूं। अब थोड़ा और आगे चलते हुए गाइड ने एक जगह बोला, आप लोग बैठ जाइए। फिर गाइड आगे चला गया क्योंकि उसका भाई उस कैटल स्टेशन में था, वहां से खबर लेने। अब कॉर्बेट बोलते हैं, बैठना बड़ा ही भारी पड़ रहा था क्योंकि पेट बुरी तरह से खाली था। जब इन्होंने चिकन खाया था और थोड़ी सी ब्रेड, उसके बाद से कुछ नहीं खाया था। अब आधी रात हो चुकी थी। इनके पेट में चूहे कव्वाली गा रहे थे और उससे भी बुरी बात, ये स्मोकिंग के आदी थे और इनके पास सिगरेट नहीं थी। गाइड लौटा और बोला, कैटल स्टेशन में सिर्फ 9 आदमी और सुल्ताना था, लेकिन पिछली रात ही एक गांव में लूट करने गए हैं और आज रात को लौटने वाले हैं। अब गाइड ने बोला कि यह सुल्ताना का एरिया है, इस बरगद के पेड़ के नीचे से कहीं जाना मत, और मैं आप लोग के लिए खाना लेके आता हूँ। अब एक दिन और गुजर गया और ये आखिरी दिन था जो विंदम हमारे साथ गुजार सकते थे, क्योंकि वो कमिश्नर थे और वो टिहरी गढ़वाल के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। उनको 2 दिन के अंदर नरेंद्र नगर के राजा से मिलना था। अब थोड़ी देर में एक बैलगाड़ी आई, उसमें घास लदी हुई थी। जब घास उतारी गई, उसके अंदर बोरे थे, उसमें आटा था, गुड़ था और कुछ कपड़े में लिपटी हुई रोटियां थी। अब जब इनकी सारी गप्पे खत्म हो गई, इनके मन में ख्याल आ रहे थे कि गर्मा गर्म खाना मिलेगा हरिद्वार में, तभी इन्होंने लेपर्ड की चीतल को मारने की आवाज सुनी। अब जिम कॉर्बेट के दिमाग में आइडिया आया कि उन्हें चीतल खाने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ रोटियां उन्होंने बचा के रखी थी। उन्होंने फ्रेडी से कहा, अपनी खुकरी मुझे दे दो। फ्रेडी ने कहा, इस खुकरी का तुम क्या करोगे? इन्होंने बताया, मैं चीतल की पिछली टांग काट के लाऊंगा। फ्रेडी ने गुस्से से देखा, क्या चीतल, क्या शिकार? और फ्रेडी ने कहा, क्या इस चीतल की आवाज सुल्ताना के आदमियों ने नहीं सुनी होगी? और दूसरी बात, इस चीतल की आवाज से आप कैसे जान सकते हो कि इस चीतल को लेपर्ड ने मार दिया है? तीसरी बात, आपके पास अपनी राइफल भी नहीं है, भरमार बंदूक है जिसको कि आप चला नहीं सकते क्योंकि डाकू पास में है, कैसे लाओगे? जिम कॉर्बेट अपनी राइफल लेके नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने सोचा था, अगर मुझे फिर बोल दिया जाएगा आदमी को गोली मारो तो मैं कैसे मारूंगा। अब जिम कॉर्बेट चुपचाप बैठ गए अपनी भूख को दबा के। उन्होंने सोचा, मैं कैसे फ्रेडी को समझाऊं कि मैं जंगल की एक एक आवाज पहचानता हूं, और ये जो चीतल ने कॉल की थी हमें देख के नहीं की थी, अपने साथी को मरते हुए देख के दूसरे चीतल ने की थी। और लेपर्ड के हाथ से शिकार छुड़ाने के लिए जिम कॉर्बेट को किसी बंदूक की जरूरत नहीं है। अब रात को कोई घटना नहीं हुई और जिम कॉर्बेट और विंधम हरिद्वार लौट आए, लंबी वॉक करके। भीमगोड़ा डैम के पास से क्रॉस करके डैम बंगलो पर आए और यहां इन्होंने स्वादिष्ट खाना खाया। अब जब विंधम नरेंद्र नगर के राजा से मिलने जा रहे थे, जिम कॉर्बेट खाना इकट्ठा कर रहे थे अपने साथियों के लिए, और एक रनर यानी कि हरकारा आया और उसने खबर दी कि फ्रेडी ने सुल्ताना को पकड़ लिया, क्योंकि सुल्ताना पिछली रात को ही लौट आया था। अब फ्रेडी के आदमियों ने कैंप घेर लिया था। फ्रेडी धीरे धीरे सरकते हुए कैटल स्टेशन के पास पहुंचे। देखा एक चारपाई पड़ी है, उस पर एक आदमी सो रहा है। फ्रेडी समझ गए यही डाकुओं का सरदार है। फ्रेडी ने टाइगर की तरह झपट्टा मारा और अपना पूरा वजन डाल दिया सुल्ताना के ऊपर और उसको जकड़ लिया चारपाई के साथ। इतना भारी भरकम बोझ 20 पत्थर वाला फ्रेडी सुल्ताना कुछ भी करके हिलडुल नहीं पाया, क्योंकि वो दुबला पतला शॉर्ट हाइटेड था और उसका जो प्रण था, कभी जिंदा मुझे नहीं पकड़ा जा सकेगा, उसे भी वो पूरा नहीं कर पाया। 6 डाकुओं में से 4 को पकड़ लिया गया और 2 एड जिनमें था पेलवान और बाबू, वो भागने में कामयाब हो गए, हालांकि उनकी तरफ गोली चलाई गई। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता सुल्ताना ने कितने मर्डर किए थे, लेकिन उस मर्डर का इल्जाम उस पर जरूर लगा जो उसने मुखिया के टेनेंट लामाचौर में मारा था, जिस किराएदार ने चैलेंज किया था कि हमारा जो करना है कर लो, हमारे मुखिया का अपमान मत करो। उसकी हत्या का इल्जाम सुल्ताना पर लगा। सुल्ताना को जेल भेज दिया गया और उसके बीवी बच्चे और उसका कुत्ता, जिससे सुल्ताना बहुत प्यार करता था, फ्रेडी के पास भेजे गए। फ्रेडी ने सुल्ताना के कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया और बड़े ही प्यार से रखा, और यह कहने की जरूरत नहीं है कि फ्रेडी ने सुल्ताना की फैमिली का भी बहुत ध्यान रखा। अब फ्रेडी का प्रमोशन कर दिया गया, वो यंगेस्ट पर्सन बन गया
इंडियन पुलिस फोर्स का, जिसे किंग से अवार्ड मिला, CIE। फ्रेडी अटेंड कर रहे थे एक पुलिस फंक्शन मुरादाबाद में, जहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए थे और डिनर कर रहे थे। अब जब ये खाना कर रहे थे, एक वेटर ने आके इनके कान में बोला कि एक अर्दली उनसे मिलना चाहता है। वो अर्दली फ्रेडी के साथ था जब वो सुल्ताना को ढूंढ रहे थे। उस अर्दली ने बताया कि वो अपना काम निपटा के रेलवे स्टेशन के पास टहल रहा था। तभी उसने 2 आदमी उतरते हुए देखे। एक ने एक रुमाल अपनी नाक पे रखा था, लेकिन उस रुमाल के नीचे से रुई का फाहा जो नाक में लगाया था उसने पहचान लिया था। वो लोग वेटिंग रूम में गए। अर्दली निगाह रखे हुए था। वो पहचान चुका था ये दोनों कोई और नहीं, बाबू और पहलवान हैं, वो जो सुल्ताना के टाइम पर भाग गए थे, उन पर गोली चलाई गई थी। जब वो अपना इलाज कराने गए थे तो उन्होंने कहा था कुत्ते ने नाक पे काट लिया है, लेकिन कंपाउंडर को डाउट हो गया था कि ये छर्रा लगा है। और पूरी पुलिस फोर्स को मालूम था कि जो डाकू है उनकी नाक में चोट है, और अर्दली ने पहचान लिया था इस आदमी के नाक में चोट है। और यही दोनों आदमी थे जिन्होंने सुल्ताना के टाइम के सारे मर्डर किए थे। जैसे ही फ्रेडी ने सुना, वो कूद के अपनी गाड़ी में बैठे चल पड़े। और कॉर्बेट बोलते हैं जब फ्रेडी जल्दी में होता है तो उसके लिए सड़क भी कुछ नहीं होती, सड़क के किनारे और ट्रैफिक भी कुछ नहीं होते। स्टेशन पहुंच के फ्रेडी ने अपने गार्ड चारों तरफ खड़े कर दिए और पहुंच गया वेटिंग रूम में और उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? उन लोगों ने कहा, व्यापारी, हम बरेली से पंजाब जा रहे हैं। तो फ्रेडी ने पूछा, तुमने ऐसी ट्रेन क्यों पकड़ी जो मुरादाबाद में आके टर्मिनेट हो जाती है? तो उन लोगों ने कहा, बरेली में 2 ट्रेन थी, हम गलत ट्रेन में चढ़ गए। और जब फ्रेडी ने सुना कि उन दोनों ने खाना नहीं खाया तो फ्रेडी ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने साथ खाना खिलाता हूं। पहले तो वो दोनों आदमी हिचकिचाए, फिर बोले, साहब जैसी आपकी इच्छा। उन दोनों को कार की पिछली सीट पर बैठाकर फ्रेडी गाड़ी चलाते रहे और रास्ते भर क्वेश्चन पूछते रहे और उन लोगों ने सही जवाब दिए। उन आदमियों ने पूछा कि साहब क्या यहाँ का यही नियम है कि पुलिस अफसर रात को रेलवे स्टेशन आते हैं, अपने साथ लोगों को अपनी कार में बिठा के ले जाते हैं और उनका सामान वहीं छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी ले जाए? फ्रेडी को पता था कि बिना वारंट के इन लोगों को गिरफ्तार करना फ्रेडी को भारी पड़ सकता है। अगर सुल्ताना के गैंग के आदमियों ने इन आदमियों को नहीं पहुंचाना तो फ्रेडी मुश्किल में पड़ जाएंगे। बात करते करते फ्रेडी पुलिस क्वार्टर में आ गए जहां पर वो रह रहे थे। सारे कुत्ते फ्रेडी को पसंद करते थे। सुल्ताना का कुत्ता भी फ्रेडी को बहुत पसंद करता था। अब इतने दिन बीत गए थे और सुल्ताना का कुत्ता फ्रेडी से बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही प्यार करता था। जैसे ही फ्रेडी की कार आई वो कुत्ता दौड़ता हुआ आया और जैसे ही 2 आदमी उतरे वो आश्चर्यचकित हो गया। उन दोनों आदमियों से प्यार करने लगा जैसे कि बहुत पहले से उनको पहचानता हो। अब 2 मिनट का साइलेंस आ गया। फ्रेडी ने उन आदमियों की तरफ देखा, उन आदमियों ने फ्रेडी की तरफ देखा, और जब पहलवान समझ गया कि उसका भाग्य तय हो चुका है तो वो नीचे बैठा और कुत्ते को प्यार से सहलाने लगा। वो बोला, साहब ये बेजुबान गवाह, इसने वो आपको बता दिया है जो आप जानना चाहते हो और आप मुझे पहचान चुके हो। समाज को अपराधियों से निजात चाहिए और सुल्ताना एक अपराधी था। उस पर केस चला और उसे फांसी दे दी गई। जिम कॉर्बेट को बहुत अफसोस था क्योंकि सुल्ताना एक अच्छा आदमी था। वो 3 साल तक पुलिस फोर्स को परेशान करता रहा। जिम कॉर्बेट की भी जान उसने बख्शी थी और जो जेल के सेल के पहरेदार थे वो भी उससे प्यार करते थे। अब जिम कॉर्बेट ने बोला, मेरी इच्छा थी कि सुल्ताना को बेड़ियों में ना जकड़ा जाता, उसको थोड़ा कम पनिशमेंट मिलता क्योंकि एक अच्छा आदमी था। उसने मेरे और मेरे साथियों की जान बख्शी थी। जब फ्रेडी ने बुलाया था तो बिना रिवॉल्वर और बिना चाकू के आया था, लाया था तो सिर्फ तरबूज। और जब उसके हाथ में ताकत थी उसने कभी किसी गरीब, किसी कमजोर औरत को सताया नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुई कहानी सुल्ताना द इंडियाज रॉबिन हुड। अगली कहानी होगी लॉयल्टी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।